कभी लाठियां बरसती हैं तो कभी ठंडे पानी की बौछार की जाती है। बात इतने से भी खत्म नहीं होती तो डीएम साहब झन्नाटेदार थप्पड़ लगा जाते हैं। गुरुजी चमकते हैं, सर भी धमकते हैं, मोर्चाबंदी होती है। लेकिन अब बात समझ में आती है, हर कोई खेल रहा है। सर्द रातों में सड़कों पर नारों का शोर गूंजता है। सरकार को जगाने की कोशिश होती है। सरकार भला कहां जागती है? जागती है सियासत। जन नेता आते हैं, नव नेता भी आते हैं, लेकिन भरोसा एक बार फिर टूटता है। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगे कंबल? आप पीछे करो यार, मांगे क्या से? आप पीछे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे आपके सर विजय प्रसाद विजय पहुंचे और छात्र गरम हुए। कब तक ऐसा चलेगा? बात न भर्ती की है, न परीक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग में आज छात्रों के भविष्य की बात। इस पर राजनीति तो होती है, लेकिन क्या किसी को इस पीढ़ी के भविष्य की वाकई चिंता है? कहीं भर्तियां नहीं होती हैं, कहीं समय पर इम्तिहान नहीं होते हैं, कभी इम्तिहान होते हैं तो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लग जाता है और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, और री एग्जामिनेशन को लेकर छात्र आंदोलन पर उतरते हैं तो फिर अलग अलग नेताओं को अपनी अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है बिहार में। बिहार में छात्रों का मामला ये है कि अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। 2 बार पुलिस उन पर बल प्रयोग कर चुकी है। छात्र बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं क्योंकि परीक्षा में धांधली का आरोप है। छात्रों के समर्थन में आरजेडी है, पप्पू यादव हैं और प्रशांत किशोर हैं। सबका अपना अपना मोर्चा है और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी भी है। बिहार में वैसे छात्र आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। छात्र आंदोलन के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब निकले तो पहली लाठी उन्होंने खाई। सर से बहता हुआ उनका खून उस वक्त छात्रों के लिए मर मिटने का संदेश लेकर आया। तब तानाशाही पे उतारू इंदिरा गांधी के विरुद्ध बिहार से उठा छात्र आंदोलन देश के कई हिस्सों में उससे भी ज्यादा व्यापकता के साथ फैला। महामाया बाबू जब अपना कुर्ता फाड़ते हुए कहते मेरे जिगर के टुकड़े, तो छात्र युवा उनके लिए खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज के नेता खुद को छात्र आंदोलन के साथ वैसे जोड़ नहीं पा रहे। सवाल सबकी अपनी अपनी राजनीति का है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छात्रों की मांगें पूरी होंगी, और अगर पूरी नहीं होंगी तो इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा? बात सिर्फ बिहार की नहीं है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की भी है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम बिहार से, और हमारे साथ एक पूरा पैनल है इस पर बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुटे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। राम कश्यप हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी, सत्यम राज हैं और दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो अंकेश आनंद, राम कश्यप और सत्यम राज, आप पहले बता दें इस समय की स्थिति जो है और आप लोग क्या चाह रहे हैं। सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है तो क्या आगे का रास्ता है आपके पास में, एक एक करके? जैसा आपने खुद कहा कि ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है। अगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो है। कभी नीट, कभी आईआईटी, कभी यूपीएससी, कभी यूपीएससी, इतना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, तो कुछ ना कुछ तो है। बहुत बड़ा नेक्सस है मैम, और ये कहीं ना कहीं हमें एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। बीपीएससी हमें नॉन सीरियस कहती है, मुझे नॉन सीरियस कहती है, और ये नॉन सीरियस मैं अकेला नहीं हूँ। करीब 60 से 80 हज़ार बच्चे हैं। क्यों है नॉन सीरियस? क्योंकि हम फॉर्म नहीं भर पाए। टेक्निकल ग्लिचेस बीपीएससी की तरफ से थी। 3 दिन बिल्कुल सिस्टम काम नहीं कर रहा था और हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए लास्ट 3 डेज में, और अल्टीमेटली हम एग्जाम भी नहीं दे पाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम नहीं दे पाया।
और मैं नॉन सीरियस कैटेगरी में आ गया। कमाल की बात है। और जिन्होंने एग्जाम दिया अब उनके हालात भी देख ही रहे हैं। तो जिन्होंने इतना बड़ा एग्जाम दिया नक्सल है, एक मिनट, जिन्होंने एग्जाम दिया उनके पास भी आ जाओ। राम कश्यप, आपने एग्जाम दिया है? यस मैम, हमने एग्जाम दिया है। हमारी 5 मांगे हैं। सर्वप्रथम ये एग्जाम जो है ना, पूरा का पूरा हरास लगता है कि जानबूझ करके प्रायोजित हरासमेंट किया गया है बच्चों को। नोटिफिकेशन जब 23 तारीख को निकली, उसी समय पॉइंट नंबर 3 में आयोग कहती है कि छात्रों की संख्या के आधार पे एक से अधिक पाली या एक से अधिक पेपर में एग्जाम ली जाएगी, जो कि साफ इशारा करती है नॉर्मलाइजेशन की ओर। पूरा लाठी डंडे 13 को पेपर होने वाली है। 6 तारीख तक आयोग स्पष्ट नहीं करती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। पूरा हो हंगामा होने के बाद पूरा लाठी डंडे सड़क पे जब छात्र उतर जाते हैं, तब शाम को आयोग नोटिफिकेशन निकालती है कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत की, नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने पक्का मुहर लगा दिया। उसके बाद जब हो हंगामा हुआ तो शुरू होता है यहाँ से। फिर आयोग की जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी जो है मतलब कमी दिखाती है। इन्हें 13 को पेपर लेना था, 4 दिन पोर्टल डिस्टर्ब रहा, 1 से 4, 80,000 से ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। जब 80,000 से ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए तो बच्चों ने गुहार लगाई कि फॉर्म रीओपन किया जाए। जी, इन्होंने हाई कोर्ट में भी मामला गया। हाई कोर्ट में इन्होंने बताया कि 10 दिन पहले हमने प्रोसेस कर दिया है, इसीलिए हम फॉर्म रीओपन विंडो नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने 13 तारीख को मैम पेपर है, इन्होंने 9 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला। इन्होंने कहा कि गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना जरूरी है जिनका फोटो ब्लर है। अब कर्नाटका से अगर चले होंगे तो वहां से तो मूव कर गए होंगे, वो गजेटेड ऑफिसर से कहा साइन कराएंगे। 9 तारीख आती है। यस मैम, मैं आप कह रही हूं कि आपने जो बताया है कई लेवल पे मिसमैनेजमेंट भी है आयोग की तरफ से। आपने कहा ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिक हरासमेंट की कोशिश है। अब आप लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। इस समय चाहते क्या हैं आप लोग? किस तरह, क्या मांग है आपकी मुख्य? री एग्जामिनेशन? मैम हमारी 5 मांगे हैं। री एग्जामिनेशन है। पुलिस ने जिस तरह से हरासमेंट किया है, लाठीचार्ज किया है, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, हम चाहते हैं कि वैसे पुलिस कर्मियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पुलिस कर्मियों ने FIR किया है शिक्षकों और छात्रों को, उसका कठिन से उसका FIR जो है वापस लिया जाए। हाँ, नहीं, लेकिन क्या उम्मीद है? एक के बाद एक वहां पर नेता पहुंच रहे हैं। सत्यम राज, आपको क्या लग रहा है? नेता वहां पे आ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी राजनीति है। वहां पर पप्पू यादव भी पहुंच रहे हैं, वो अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। PK भी वहां पे, प्रशांत किशोर भी हैं। छात्रों के साथ कौन जुड़ा है? क्या आप लोगों के आंदोलन को इससे बल मिल रहा है? क्या लगता है आपको? सरकार बात सुन रही है आपकी? क्या उम्मीद है? सरकार बात तो नहीं सुन रही है मैडम, पर हमारे आंदोलन को बल मिल रहा है क्योंकि हम लोग 3-3, 4-4 फ्रंट पे एक साथ लड़ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारी मांगों का गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से समर्थन करता है, हम लोग हर उस व्यक्ति का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। आज DGP अभयानंद जो थे वो भी आज फोन किए कि हम भी आना चाहते हैं। हम बोले सर वेलकम है आपका, बिल्कुल आइए। हम लोग क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल का, सारे बुद्धिजीवियों का, सबका समर्थन चाहिए। तो सारे बुद्धिजीवियों का समर्थन अगर आपको मिलता है तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस पर कोई फैसला निकले और भविष्य पर जो सवाल इस समय लगा हुआ इतने सारे स्टूडेंट्स के, कुछ हल निकले। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, BPSC की नहीं है, और भी जगहों की है। यहाँ पे भी स्टूडियो में मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस दिए हैं। आपने भी एग्जामिनेशन दिया है BPSC का? क्या इस समय आप सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर है इस एग्ज़ाम का? मैम, जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया है इसमें किसी भी तरीके की फेयरनेस नहीं है। ठीक है, इसमें कई जगह से ऐसे शिकायतें आई हैं कि जहाँ कहीं कहीं लोग ग्रुप में बैठ के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और बच्चों ने इसका ये सेंटर के साथ, मतलब मेरे पास लिस्ट है। आपका सेंटर कहाँ था? आपके सेंटर पे क्या हुआ? मेरा सेंटर तो सही था मैम, मेरा सेंटर तो अररिया था, वहाँ पे कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। पर और भी जगह हैं, लगभग 28 ऐसे सेंटर है। राम कश्यप ने भी वो लिस्ट सौंपी है जहाँ पे क्या क्या अनियमितता बरती गई है। जैसे ग्रुप में एग्जाम दिया, कोई लेट पहुंचा तो उसको भी एंट्री मिली। तो इन सारी चीज़ों का हम डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम दिया मतलब सारे लोग इकट्ठा यस मैम, क्लास के अंदर शेयर करके। मैम आपके सामने ऐसा आपने देखा? मेरे सामने नहीं है, पर बच्चों ने दिया। और मेरा एनेक्डोट है मैम,
आपके पास भी लिस्ट है, आप पीछे भी माइक देंगे। हाँ, क्या देखा आपने? मैम ये जो बातें कही जा रही है कि ग्रुप में लोगों ने एग्जाम दिया है, इसके वीडियो प्रूफ है। लोहिया नगर पटना की ये कॉलेज, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, या मैं लाइव वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ 5 से 6 बजे 2:22 पे एग्जाम दे रहे हैं, जबकि एग्जाम 2 बजे खत्म हो जाता है। ये 2 ही कंडीशन में हो जाता है। जो भी हमारे PWD स्टूडेंट है उनके लिए हर घंटे पे 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आप वीडियो आपके पास है, आप Yes, हमें ma'am. वीडियो भी दिखाएंगे? मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरा अगर फोकस करे, आप वीडियो खोल लीजिए। आपने भी एग्जाम दिया है? Yes, क्या ma'am. Yes. इस समय जो स्थिति है, स्टूडेंट्स को क्या परेशानी होती है? बार बार एग्जामिनेशन रद्द होता है, आप इतनी तैयारी करते हैं, आप लोग घर के बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, फिर इम्तहान देंगे, तो जब इम्तहान देते हैं कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि इस एग्जाम का कोई मतलब है कि नहीं। कितने Ma'am, एग्जाम दे चुके हैं आप अभी तक? यस मैम, अभी तक 2 एग्ज़ाम्स, बट जिस तरीके से अनसर्टेनिटली चीज़ें हो रही हैं, हम तो अथॉरिटी से उम्मीद करते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हम घर परिवार से दूर रहकर हर समय बस इसी उम्मीद में होते हैं कि कल को हमारा सपना पूरा हो जाएगा। बट जिस तरीके से हमारे सपने पे पानी फेर दिया जाता है, ये एक इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है मैम, क्योंकि ये हर बार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ों के बारे में पता नहीं है, चीज़ों के बारे में पता है सभी लोगों को, बट उसके बावजूद ये चीज़ें ऑन अ रिपीट मोड हो रही है, ऑन अ लूप हो रही है। इसका मतलब यही है कि ये इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है और इसको लेकर कोई तो भी ये जांच गंभीर कार्रवाई- आरोप है कि Yes, ma'am. इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है और इसे लेकर कोई सीरियसली बात को नहीं ले रहा। आपके पास Yes, वीडियो है, आप दिखाना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है वो क्या है? अगर कैमरा फोकस कर सकेगा तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये वीडियो है और आप बता रहे हैं कि ये पटना में लोहिया नगर पटना, यहाँ का ये वीडियो है एग्जामिनेशन सेंटर का, जहाँ पर आप कहते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद भी, डेजिग्नेटेड टाइम के बाद भी, 22 मिनट्स बाद भी एग्ज़ाम देने अलाउड था और एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। एग्ज़ाम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक वीडियो है, आपका वो सेंटर था। इस तरह के वीडियो प्रूफ्स भी हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं कार्रवाई होती है? पीछे भी आप में से कुछ लोग बोलना चाहते हैं जी। मेरा नाम प्रशांत है और हम लोग इतने निराश हो गए हैं अभी कि कहीं से थोड़ी सी उम्मीद दिखती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि रात में एक पहल की गई थी और SDM सर आए हुए थे मिलने के लिए, हम लोग को इतनी उम्मीद जगी थी कि कल कुछ अच्छा हो जाएगा, पर उन्होंने फिर जा कर के हमारी उम्मीद को वैसे ही कि वैसे ही धराशायी कर दिया। फिर से दोबारा से हमने काफ़ी प्रयत्न किया और हमें जो चीफ सेक्रेटरी सर हैं उनसे मिलने का मौका मिला जी। हम लोग चीफ सेक्रेटरी सर से मिले, पर बदले में हम लोग को क्या मिला मैम? सिर्फ एक आश्वासन मिला। हमने जब ये सारी वीडियो प्रूफ और सब कुछ दिया था उनको, अगर सर हमें ये बताते कि हमने आपकी बात को सीरियसली लिया है और इसके लिए हम एक इंक्वायरी कमेटी बता रहे हैं जिसमें 1 या 2 लोग कोई भी मेंबर हैं, उनकी एक लिस्ट दी जाती। हमने प्रेस विज्ञप्ति जो पाई है उसमें सिर्फ हमारी मांगों को बताया गया, बट उसके मांगों को सुन करके उन्होंने क्या पहल किया है इस पे कोई प्रेस विज्ञप्ति या कहीं से कोई बात नहीं निकल के आती है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैम, हम लोग जिनसे भी बात करते हैं वो लोग कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हमारी बातें वो सुनने के लिए नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या वो स्टूडेंट्स की बातें जी, सुनने मैम। के लिए नहीं है? और ये Constitutional बात body- सिर्फ बिहार की नहीं है, जैसे अभी किसी ने कहा कि ये तमाम इम्तिहानों में हो रहा है, चाहे वो इम्तिहान नीट का हो या कि सब इंस्पेक्टर्स का हो, जैसे कि राजस्थान में हमने देखा SI का, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। तो एक के बाद एक ये सामने आ रही हैं बातें। हमारे साथ डॉक्टर M रहमान जुड़े हैं जो संस्थापक हैं AIM सिविल सर्विसेज। रहमान सर, गुरु रहमान के नाम से आपको जाना जाता है और आपने इतने सारे बच्चों को एक के बाद एक बैचेस देखे हैं। ये अब क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में कि इतने ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, भरोसा टूट गया है स्टूडेंट्स का? मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस पेपर लीक में कोचिंग माफिया, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता के साथ साथ बड़े बड़े वैसे लोग माफिया शामिल हैं जो इंतजार करते हैं किसी परीक्षा का, और परीक्षा का इंतजार करते हैं और कोचिंग संचालक से भेंट करके कोचिंग संचालक को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रुप को क्वेश्चन खींचता है फोटोग्राफ से, आपको मोबाइल से बाहर भेज देता है। तो इसमें अब तक की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसके इतना तेजी से पनपने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रंजीत डॉन के बाद कोई भी डॉन, चाहे संजीव मुखिया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब भी हुई तो छोटी मछली की गिरफ्तारी हुई और बड़े मछली को छोड़ दिया गया, तार जाते जाते वहां पर रुक गया। आर्थिक अपराध इकाई अपनी काम पूरी ईमानदारी से करती है, लेकिन पता नहीं मेन जगह अभी तक संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ, नीट का धांधली कितना बड़ा धांधली था, ये बात अलग है। दूसरी बात की जितने भी आयोग हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, चाहे BPSC हो, BPSSC हो, BSSC हो या आपको सिपाही भर्ती बोर्ड हो, इसके चेयरमैन और सचिव बेहद दर्जे के जिद्दी और सनकी हैं। जैसे कि परमार सर को
सत्यप्रकाश शर्मा को ले लीजिए, इन लोगों ने मीटिंग बुला के हम लोग से नॉर्मलाइजेशन थोपने का प्रयास किया। जब हम लोग स्वीकार नहीं किए तो ये लोग बोले कि हम 15 नवंबर को बापू सभागार में मिलेंगे सभी छात्रों से, मिले नहीं। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया, नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ। अब बताइए कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आपको बापू परीक्षा परिसर, वहां पर 18,000 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है और वहां पर आपके द्वारा अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, टूटे हुए सिर मिलते हैं, अध्यक्ष का देश को फाड़ के देखिए फट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से साहब और सचिव की कहूंगा कि जिद का ये परिणाम है कि बच्चे रोड पर ठिठुर रहे हैं और राजनीतिक दलों को अपनी दाल रोटी सेकने का मौका मिल रहा है। क्योंकि परमार, अगर आप ही सोचिए मैडम कि दो सीटिंग में परीक्षा, अब 12,000 लोगों का परीक्षा होगा, 12,000 लोगों का परीक्षा होगा, 18,000 का सीट है, हो सकता है 18,000 बैकअप करे, परीक्षा होगा। तो अगर उसको पैटर्न पता चल गया तो उसी तरह से मारेगा जैसे क्वेश्चन ही गैंगमैन से भी नीचे दिए थे, अगर नहीं टफ दिए थे, इसके साथ नाइंसाफी होगा। ये कह रहे स्केलिंग, मैं कह रहा हूं परमार को, मैं कह रहा हूं सचिव को कि हम लोग पे FIR करवाते हैं आप, लेकिन आप खुल के क्यों नहीं सामने आते कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग मेथड। स्केलिंग मेथड यूपीएससी में ऑप्शनल में होता है, जीएस में भी नहीं होता। और आप 150 में अब चुप तो कहूंगा, चाहे हमको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया जाए। छात्रों की मांग जिन्यून है, अहिंसात्मक तरीकों से नेताओं को अलग करके माननीय मुख्यमंत्री अपनी इसको जिद में न बनाए और बच्चों के री एग्जाम की बात को स्वीकार कर ले। यही बच्चों के साथ वास्तविक रूप से इंसाफ होगा। इसमें राजनीतिकरण घुस जाने से, चाहे आपको जिस दल के लोग घुसे वे लोग अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं। छात्रों का आंदोलन बढ़ रहा है, लेकिन अब छात्रों का आंदोलन अहिंसात्मक हो, रेल जाम चक्का जाम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना पड़ेगा और री एग्जाम करना पड़ेगा। परमार की जिद और सचिव की जिद बच्चों को आज इस मोड़ पर छोड़ा हुआ है। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में मुझे कोई अंतर नहीं बुझा रहा है। प्रसन्ना जी, ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर भी बच्चे उठा रहे हैं कि आखिर जब इतने वीडियो एविडेंसेस होते हैं तो कहाँ पे चूक हो जाती है, क्यों हम लोग एक सिस्टम के तौर पे एग्जाम नहीं करा पा रहे ठीक से? नगमा जी, इसमें कुल मिलाकर 2 इशू आते हैं। दोनों इशू अपने अपने सेपरेट है। एक तो लोकलाइज, जैसा ये अभी जो स्टूडेंट हैं वो बता रहा था कि कहीं नकल की शिकायतें हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सीरियस है पेपर लीकेज की। तो ये दोनों इशू मिलकर आज के नौजवानों को बड़ा उद्वेलित कर रहे हैं और इसमें सिस्टम का अगर फेलियर किसी भी रूप में है तो इस पर बहुत बड़ा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप ये देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में करीबन 60 से 65 ऐसे बड़े पेपर्स जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके लीकेज की शिकायतें आई हैं। तो ये हमें देखना है कि तो ये लगातार हो रहा है। राजस्थान में भी हुआ, आप राजस्थान में IG रह चुके हैं, तो ये जो और अभी फिर हम लोग राजस्थान के एक इस तरह के SI के एग्जाम में पेपर लीक की बात जो हुई थी उस खबर से जूझ रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा, हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन बार बार ये हो रहा है तो कहाँ पे चूक होती है? क्या इसे हम गंभीरता से नहीं ले रहे? नगमा जी, राजस्थान में 21 में सन 2021 में SI पेपर की जो सारी आज हम देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। साथ के साथ में रीट एग्जामिनेशन में जो टीचर्स का एग्जामिनेशन हुआ था वो भी लीक हुआ था पेपर। और ये दोनों पेपर आज SI परीक्षा में तो काफ़ी लोग RPSC के जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो भी अंदर हैं, उनको भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये देखा जाए तो ऊपर से इंस्टीट्यूशन की फेलियर है। RPSC के बड़े अधिकारी जब इसमें अंदर इन्वॉल्व रहे तो इसको डेफिनेटली मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है और इसका नतीजा जो है हमारे छात्रों को भुगतना पड़ा है। और यही चीज़ हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में हम ये चीज़ देख रहे हैं। आपने नोट किया होगा पिछले कुछ वर्ष पहले BPSC में बिहार में ये प्रॉब्लम आई, यूपी में आई, छत्तीसगढ़ में आई, सभी जगह ये ऐसी प्रॉब्लम लगातार चल रही है। और BPSC को पहले एक बार स्क्रैप भी किया गया था और इस बार फिर BPSC में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो नॉर्मलाइजेशन के नाम से जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से वास्तव में स्टूडेंट्स के साथ में एक इंस्टीट्यूशनल मिस्टेक है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि
नहीं बहुत स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है ये, और कितने राज्यों में हो रहा है। अब देखें कि ये सिर्फ बिहार क्या बीपीएससी की बात नहीं है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो एक के बाद एक। और अब तो इम्तिहान देते हैं तो शायद ये चिंता लगातार बनी रहती है कि पता नहीं इस इम्तिहान का भविष्य क्या होगा। आनंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस और भी अध्यक्ष हैं युवा विंग जनसुराज के। तो आनंद जी, स्टूडेंट्स के भविष्य पर इस समय कितनी बड़ी चिंता? जब आपने इम्तिहान दिया था उस वक्त इस तरह का डर नहीं होता था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पेपर लीक होता है, वहाँ पे कैंसिलेशन है, वहाँ पर री एग्जामिनेशन की मांग है, और स्टूडेंट्स आधे समय रोड पर धरना प्रदर्शन में है। जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि किस तरह से गवर्नमेंट या जो भी जहाँ भी सरकारें हैं, जैसे भी बात हुई बाकी राज्यों में भी, कि कितनी इनसेंसिटिव हो गई है एक मेजर इशू को लेके कि आपके खुद के स्टेट के जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनका सही प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। और रादर ये कहें कि एग्जीक्यूशन में, देखिए कानून हर जगह स्ट्रांग होते हैं, कानून, मैं नहीं मानता कि कानून या एसओपीज की कमी है, सारा प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन में। और फिर आप एग्जीक्यूट करने में गलतियां करते हैं और उसके बाद उसको लीपा पोती करने में उस प्रॉब्लम को और बड़ा। तो आनंद जी, इस समय समस्या क्या हो रही है इम्तिहान में? समस्या मैम यहाँ पे अभी तो ये देखने को आ रहा है कि एक एग्जाम कंडक्ट किया गया और इतना डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया उस एग्जाम से कि करीब 18,000 नए अभ्यर्थी यहाँ पे जो एग्जाम दिया उनका री एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पे आप देखा जाए तो 20,000 लोगों का रिजल्ट देने वाले थे प्रीलिम्स के बाद, और 18,000 लोगों को नया आप कह रहे हैं कि फिर से आप एग्जाम दीजिए। उसके साथ साथ देखिए जो स्केलिंग का या नॉर्मलाइजेशन की बात है, ये आपके नोटिफिकेशन में ये बात नहीं थी। एक एग्जाम में कोई भी, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा अगर मुझे पता चला कि एक ही एग्जाम में अलग अलग पेपर से लोग एग्जाम देंगे और अलग अलग तरीके से उनका सिलेक्शन होगा। तो इसमें ट्रस्ट वर्दीनेस कम हो जाता है किसी एग्जाम प्रोसेस का। तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना भी था ऐसा तो उसके लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट कर लिए होते, तो बच्चों को तैयार होने का मौका देते। तो ये सब नहीं करके अचानक से ऐसा ला देंगे। अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, लाठी डंडे भी झेल रहे हैं, पानी की बौछारें भी झेल रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं युवा विंग के जनसुराज के, आप लोग इनके साथ हैं अभी, और आमरण अनशन भी चल रहा है, अनशन धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या मांगे हैं जनसुराज की तरफ से? क्या भविष्य आगे आपको क्या रास्ता दिखता है? अब देखिए, जो हमारी मांगे हैं सबसे पहला तो यही है कि इतना मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट होने के बाद ये एग्जाम पुनर्एग्जाम होना चाहिए इस चीज का। दूसरा, 2000 हमारी मांगे 2015 से अभी तक के जितने 2015 से हम लोगों ने देखा है कि 7 निश्चय में आपने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, उसका कुछ नहीं हुआ। पिछले 10 वर्षों में जितने एग्जाम्स का इसी तरह का बवंडर करके खत्म कर दिया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लाठी डंडा चल रहा है इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा चौथा मांग। और 5वां मांग है कि एक डोमिसाइल पॉलिसी होनी चाहिए बिहार में भी, जो 2/3 यहाँ के लोगों के लिए वो उसका रिजर्वेशन होना चाहिए। साथ ही मैम मैं बताऊं कि इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, इस पे पूरा फोकस है। हम लोग बार बार इसमें सबसे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सरकार क्यों नहीं आगे आके बात कर लेती है स्टूडेंट से, वो क्यों नहीं पहल लेती है इनके मुद्दों को सुनने और इनको समझाने की। आप लोग हल निकालने तक छात्रों के साथ रहेंगे? क्योंकि बीच में जब प्रशांत किशोर आए तो बहुत ये भी हुआ कि वो छात्रों को छोड़कर चले गए, वो भी खबरें आई, वो भी तस्वीरें हमने देखी। ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ नेता अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं या वाकई स्टूडेंट्स के साथ कोई है। संजय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। संजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये एक मौका मिल जाता है, जिसको आप रेंट अ कॉज कहते हैं, कि नेताओं को एक मौका मिल जाता है अपनी राजनीति का, या उसको कोई हल तक पहुँचाएगा? अभी आप यहाँ पर देखिए, पप्पू यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, आरजेडी भी है, सभी साथ में हैं बिहार के स्टूडेंट्स के। नगमा, आपने अपना शुरुआती इंट्रो में कहा था, जेपी आंदोलन का जिक्र किया था। बिहार छात्र आंदोलन की एक तरह से जननी जन्मभूमि है, जिसमें कि किसी मतलब जो कॉज के लिए चले वो कॉज प्राप्त करके रहे, देश की सरकार को हिला दिया, गिरा दिया उन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि अभी का जो सिचुएशन है, एक तो पहला चीज़ मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कोर्स हो सकती है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि ये मान्यता जो कि वो स्वायत्त संस्था है तो उस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी हमने यूपी में देखा है, योगी आदित्यनाथ का इंटरवेंशन हुआ, परीक्षा रद्द हो गई और दोबारा परीक्षा हो रही। जो चीज़ आप कह रही हैं कि नेता जो आते हैं, ऑफ कोर्स नेता आते हैं, वो अपना अपना सब हित देखते हैं, उसमें फिर फ़र्क ये होता है कि कौन नेता के साथ रेजोनेट हो सकता है। जैसे आपने जेपी का जिक्र किया, महामाया बाहू का उस समय का जिक्र किया,
कौन उनके कॉज के लिए, जिसमें थोड़ा सेल्फ तो है लेकिन मतलब अपारेंट लेवल पे वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा एडवांटेज प्रशांत किशोर को मिलता है इसलिए कि वो जब अपनी यात्रा चल रहे थे पैदल, ऑफ कोर्स पूरी पॉलिटिक्स है इसमें, मतलब मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि वो शिक्षा की बात कर रहे थे या बाकी चीज़ की बात कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव स्वाभाविक तौर पे कोई भी पार्टी है, विपक्षी दल है, वो इसमें कूदेगा और उनके कूदने से एक चीज़ जरूर है कि जैसा स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि कम से कम वो विषय चर्चा में आया। सो फार सो गुड। अब सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी मेरे हिसाब से कि ये इशू चीफ सेक्रेटरी या डीएम का नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट्स के डील करने का, हम और आप एक्सपीरियंस से जानते हैं कि उनके डील करने का तरीका अलग होता है। छात्रों का जो इशू है, हम सब उस दौर से गुजरे, हम और आप उस दौर से गुजर करके यहाँ पे आए। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो डील करती है थोड़ी एम्पैथी के साथ, क्योंकि उनके साथ एक मतलब अभी का एग्ज़ाम आने में चुनाव भी है, तो वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेती है। मुझे थोड़ा इसलिए लगता है कि इस समय तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इनमें से कोई, या कम से कम शिक्षा मंत्री, कोई आकर के पॉलिटिकल लीडरशिप वाले लोग आकर के बात करते, उनके साथ बैठते, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स बात करेंगे तो फिर क्लियरेंस के लिए वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही जाएगा। और दोनों के डील करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि उनको जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। एक और चीज़, बिहार के छात्र, जैसे बिहार के एग्ज़ाम में हमने देखा है, या बिहार के ही जो ये बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं देते, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम अलग अलग जगह ट्रैवल करके जाते हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है प्लस जो एक्चुअल कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ा है। तो एग्ज़ाम की जो पारदर्शिता होती है, शिक्षा सबसे बड़ा लिबरेटर है, मतलब हम बचपन से ये सुनते आते हैं और है भी। तो जब आप पढ़ लिख करके जाते हैं तो आप अपने ही नहीं, अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द सबको आप लिबरेट करते हैं। वो कैसे आता है? आप प्रतियोगिता परीक्षा कहते हैं ना, प्रतियोगी, ये प्रतियोगी हैं, तो आप कंपटीशन में है ना, आप दौड़ रहे हैं, बाकी से आप तेज, आपने तैयारी की है, बाकी से तेज दौड़ेंगे। जब उसमें सस्पेशन हो जाएगा तो मेरे ख्याल में जितना है या नहीं है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, शायद जो एविडेंस वो दिखा रहे थे ना, वो कंक्लूसिव एविडेंस कहीं माना नहीं जाएगा। मैं आपके मतलब पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि वो बीपीएससी के वो हैं। सही बात। वो बनाया वीडियो हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। आप उसको अगर एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे तो आप अपना केस बहुत स्ट्रांग नहीं कर रहे। मैं आपको सलाह के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि उस पर क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन आपने जैसे भी बात की ना यूपी उत्तर प्रदेश की, कि यहाँ पे योगी जी का इंटरफेरेंस हुआ और उसके बाद जो है मामले को हल किया गया। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में भी छात्र आंदोलन पिछले दिनों हमने देखा, बड़े पैमाने पर सड़कों पर छात्र थे। इस समय बिहार में वही नजर आ रहा है। किस तरह के इंटरफेरेंस, किस तरह की दखल सरकार को देनी चाहिए कि ये मसला हल हो? ये छात्रों के, अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, और छात्र जो हैं, कभी बिहार हो कभी उत्तर प्रदेश हो, वो सड़कों पे नजर आते हैं। प्रदेश में परीक्षाएं पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होती हैं, और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कर दिया है कि कोई नकल कराने वाला व्यक्ति अगर पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो उस पर कठोर धाराओं के साथ साथ आजन्म कारावास का भी प्रावधान किया, उम्र कैद का भी प्रावधान कर रखा है। और एक नकल के खिलाफ एक वृहद अभियान चला है। और अगर आपको याद हो, जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, शिक्षा विभाग मेरे पास था, तो हम लोगों ने एक प्रोसीजर तैयार किया था। सीसीटीवी कैमरे होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र होंगे, अगर सरकारी स्कूल नहीं हुए तो अनुदानित में होंगे, और एक प्रकार से एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हर परीक्षा केंद्र पर, और उसकी कनेक्टिविटी नगर के लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट से होगी। ये एक सफल प्रयोग था और इसने नकल पे बहुत सारा अंकुश भी लगाया। जो भारत सरकार ने अभी एक अध्यादेश पास किया है परीक्षाओं के संदर्भ में, प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में, तो पूरी तरीके से उसमें तमाम सारी धाराएं, तमाम सारी बातें। पर दिनेश जी, बिहार में क्या हो रहा है इस समय? निर्धारित है बिहार में इस समय क्या हो रहा है? सरकार जो है वो आके, सरकार के कोई प्रतिनिधि बात तक नहीं कर रहे छात्रों से। मैं आपको इसमें दो बातें कहूँगा। छात्रों के साथ में हमेशा जो एनडीए की गवर्नमेंट है या भाजपा के नेतृत्व है, वो उनके प्रति सहानुभूति भी रखता है, और उनके पक्ष में उनके रोजगार परक शिक्षा हो, शिक्षा नीति में हमने प्रावधान भी किया है। इसमें जब चुनाव आने वाले होते, मैं दूसरा शब्द कहूँगा,
मैं बच्चों पर या छात्रों पर किसी प्रकार का ना तो आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन राजनेताओं पर, जैसे आज भी आपने सुना होगा, कभी पप्पू यादव बोलते थे, आज पप्पू यादव उनके जो हमारे दूसरे नेता हैं जो नई पार्टी बना के चले हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति करी। और इन दोनों के बारे में अगर आप देखो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इन्होंने राजनीति करी। जी, अगर ये तेजस्वी छात्रों को यादव, राजनीति का मोहरा प्रशांत बनाएंगे किशोर और पप्पू यादव अनावश्यक तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस ये समय, लेकिन प्रश्न- दिनेश जी सवाल जी। ये कि फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पर अभी तक नहीं आ रहे। मैं एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छात्र आंदोलन में इन राजनीतिक दलों का क्या काम था। निश्चित रूप में ये भोले भाले छात्रों के बीच में भेष बदलकर उसको हिंसक बनाने के लिए गए थे, जिसमें उन पर लाठीचार्ज हो। ये छात्र नहीं हिंसा करा रहे थे, पुलिस पर अटैक करने वाले ये छद्मवेशी लोग थे जो विभिन्न राजनीतिक दलों से अटैच थे, जो विधानसभा चुनाव में किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जी, सरकार ने कहा है, ठीक है। एनडीए सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि ने भी, वहां के मुख्य सचिव ने, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई सबूत है, पेपर आउट हुआ है तो आप दीजिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप आंदोलन कर रहे हैं तो बजाय सड़कों पर आंदोलन के आप सबूत को पेश करिए। एक जगह पेपर आउट का मामला आया, उसको निरस्त करके फिर से परीक्षा करा दी। बाकी जगह कोई शिकायत कहीं से नहीं आई, अचानक आप आंदोलन शुरू किया। इस बात पर सरकार ने कहा कि आप लाइए, आपके जो वार्ता के दरवाजे हैं वो खुले हैं। उन्होंने अधिकृत किया अधिकारी को कि आप इनसे वार्ता करके इनको कठिनाई बताइए, फिर अगर कोई बात होती तो हम करते हैं। दिनेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी ये बात, दिनेश जी एक सेकंड सवाल जोड़ दूं इसमें। अभी यहाँ पर संजय जी ने भी ये बात उठाई कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं तो वो एक अलग तरीके से बात कर सकते हैं, जनता के साथ संपर्क कर सकते हैं, और जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक अलग तरीके से बात करते हैं। क्या इस समय आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष जो है, चाहे वो अपनी राजनीति ही कर रहे हो और आंदोलन में कूद पड़े हो छात्रों के, तो वो आएंगे ही आएंगे? ये कोई नई बात नहीं है कि वहां पर राजनेता फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सरकार को नहीं आना चाहिए ऐसे में आगे? जो चुनाव की आप टेलीविजन पे देख रही, मैं धरातल पर मैंने देखा है। नहीं जी जी जी, हम लोग भी धरातल पे देख रहे हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं। कभी आंदोलन को समाप्त नहीं करने देगा। आप ये मान के चलिए, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे ये जो आपके तीसरे नेता प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं वो हो, उनका काम ही है कि प्रशांत किशोर जी, उनका काम है ये किसी प्रकार से युवा पीढ़ी का डाइवर्जन करना, उनको वो दिशा देने के बजाय तो हमारे साथ में कुछ युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी दिनेश जी। छात्रों के पक्ष में है और छात्रों को चाहिए कि वो सीधे, देखिए मैं डिबेट के लिए नहीं आया हूं, ठीक है, आपने केवल मुझसे बात करने के लिए कहा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, छात्रों को चाहिए कि सीधे सरकार से बात करें और पहले अधिकारियों से, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी उनसे बात करेंगे। और छात्रों के साथ पूरी तरीके से एनडीए की सरकार भी है, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ में है। ये राजनीतिक चुनाव की रोटियां सेकने वालों के बहकावे में ना आए। प्रशांत जी हो, वो अपनी पार्टी को फाइट में लाना चाहते हैं। ये तेजस्वी जी है, उनको दिन में भी रात में भी सपना आता है। ये पप्पू यादव जी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये जिधर होता है उधर ही जाते हैं। ये विपरीत विचारधाराओं के लोग केवल युवाओं का प्रयोग करने के लिए बने हैं, इसलिए इनसे सतर्क रहें। आपकी हर समस्या लोग पूरा करने वाले हैं। आपने ये कहा कि इन लोगों के बहकावे में ना आए युवा। धन्यवाद आपका दिनेश जी। आप चूंकि बहस में नहीं शामिल होना चाहते, पर आपका ये सवाल मैं आनंद मिश्रा के पास ले जाना चाहूंगी। आनंद जी, राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव भी, राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। स्टूडेंट्स के आप लोग साथ नहीं हैं, स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, दिनेश जी ने ये आरोप लगाया था, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? जी, ये सबसे पहला मौका तो सरकार के पास ही था ना। सरकार काम कर लेती, चले जाते, मिल लेते, बात कर लेते, तो हम लोग को क्या पड़ा था ये करने का। मेरा तो दूसरा प्रोग्राम था, छोड़ के इसमें हम तो खुद इसमें व्यस्त हो गए हैं। बच्चों का इतना ज्यादा इनसेंसिटिव जो दिखा रहा है सरकार अभी तक। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इनको बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री से। भैया आप मिल लीजिए ना, ये बच्चे नहीं मिल रहे इसलिए तो सड़कों पे उतरे हैं।
इनकी गुहार कोई सुन नहीं रहा। इनको 2 दरवाजों के बीच में गर्दनी बाग में बंद कर दिया गया है। वो कहा वहां पड़े रहो तुम, और पड़े रहो, रोते रहो, और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इनकी सरकार है, भाई साहब को चाहिए कि कृपया फोन लगाए और कहे कि भाई बच्चों की सुन लो। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते इस चीज को आगे बढ़ाना। बच्चे आ जाके बैठ रहे थे, मैंने खुद भी कहा इसको, बच्चों को, कि तुम घर जाओ और पढ़ाई करो। हम बड़े भाई हैं, हम बैठे, हम तुम्हारे लिए, अब तुम इसमें ज्यादा नहीं, आप जाओ। और अब जब बात हमारे पाले में आई गई है तो हम ही रखेंगे आपकी बात को। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इतनी ज्यादा मतलब इनसेंसिटिविटी, मतलब दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल। हम लोग में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्यों मजबूर हैं वो सड़कों पर आने के लिए? सरकार की संवेदनशीलता पे उठ रहे हैं सवाल। बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ में जुड़े हुए केतन त्रिवेदी जी, डिजिटल एडिटर, और इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखें। केतन जी, ये मामला जो है एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर का है। एग्जाम्स के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर संदेह खड़ा होता है स्टूडेंट्स के मन में। जब स्टूडेंट्स इम्तिहान देते हैं तो वो ये निश्चिंतता के साथ नहीं रहते कि आपने तैयारी की, मेहनत की, इम्तिहान दिया और अब आप नतीजे का इंतज़ार करें। कई मोर्चों पर लड़ाई और लड़नी होती है। बड़ी समस्या है इस वक्त ये, और सभी राज्यों में दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैंने एक अखबारी रिपोर्ट में कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि देश में पिछले 5 साल में 15 स्टेट में करीबन 40 से ज़्यादा 41 एग्ज़ाम्स पेपर लीक की वजह से या और कोई वजह से कैंसिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग पे उसका कितना असर पड़ता होगा कि पिछले 3-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। जब से एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने का फॉर्म पर्चा भरा है, उनसे लेके एग्ज़ाम की डेट तक। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल है। हमारे लिए सोचने की बात है कि क्यों बार बार ये एग्ज़ाम, हमारी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फेलियर है ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जहाँ से आइदर पेपर लीक होता है या कॉपी का केस होता है या कुछ भी वजह से परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो उसमें कोई ना कोई तो शामिल होता है, या इंटरनली कोई शामिल होता है, बाहर से तो कोई शामिल लगातार हो होता रहा है। है। ये गुजरात में भी हुआ केतन जी, तो क्या बातें सामने बिल्कुल, आई? कौन जी शामिल बिल्कुल, होता है? बिल्कुल आपकी बात सच है। पिछले 2021 में और 2022 में गुजरात में करीबन 11 केसेस ऐसे हुए थे जिसमें एक या दूसरी वजह से एग्जाम में पेपर लीक्स का मामला सामने आया था। 12 दिसंबर 2021 को जब गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हेड क्लर्क के एग्ज़ाम कंडक्ट की थी, उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ। एग्ज़ाम कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि मार्च 2022 में फिर से वो एग्ज़ाम कंडक्ट की गुजरात सरकार ने, और उसके बाद इसमें करीबन समय कितना बर्बाद होता है स्टूडेंट्स का? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी। आप में से कोई बोलना चाहें कि जी माइक देंगे इधर भी? मैं आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ, आपने भी इम्तिहान दिया होगा, समस्या आपके समय भी बर्बाद होता है, फिर आप आंदोलन करते हैं, तो स्टूडेंट्स, और ये राज्य दर राज्य हो रहा है, किस तरह की मुश्किल आप लोगों को आ रही है पढ़ाई में इससे? देखिए, हम लोग एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक बात रही तो आप देखिए दिल्ली और पटना में जो रहते हैं छात्र, 25 गज जो जमीन होता है जिसमें आप सही से खाना भी नहीं खा पाएंगे बना के, उसमें हम लोग रहते हैं। जैसे एक आपको मैं उदाहरण दूं कि जैसे हमारे गांव में एक कहा जाता है क्या कि खुम्हारी होता है, सुगर जहां रखा जाता है सुअर को जी, तो उसमें क्या होता है कि हमारे साथ हम लोग के वही खुमारी में घुसे हुए स्टूडेंट हैं। इतने मुश्किल में आप रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद इम्तिहान देते हैं, इसके बाद ये परेशानी है, और उसके बाद ये परेशानी है। मैं और भी लोगों से, एक मिनट माइक दीजिएगा, हाँ बताइए, मैं माइक पकड़ रही हूँ, बताइए आपकी क्या समस्या? आपने भी इम्तिहान दिया है? जी, मैं सुनंद कुमार 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हूँ। मैम, हमारा सेंटर गोपालगंज गया था, मैं एग्ज़ाम दे के निकला। उसके बाद मैं न्यूज़ में देखा कि बापू सभागार पे परीक्षा पेपर अनियमितता के कारण सभी छात्रों को परेशानी हुई। तो क्या डर रहा अब आपको? मैम, डर तो इतना है कि एक तो इस ठंड में मैं एग्ज़ाम देने गया, उसके बाद पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन करना पड़ा, अब एग्ज़ाम अच्छे से हो इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो बच्चा पढ़ेगा कब? रोड पर ही हमको ला के खड़ा कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, सरकार के लोग कहते हैं कि हम आपसे बात, आप आइए बात करने ना, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप गर्दनीबाग आइए, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए। हम तो कह रहे हैं
कोई भी पार्टी हमारे पास, हम तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं जो वो कहेंगे कि छात्र राजनीति कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, हम छात्र हैं। अगर हमारी मांगों को सरकार ने मान लिया होता तो शायद कोई नेता नहीं आ पाते हमारे पास। सही और बात मैं है। एक बात और मैं कहना एक वापस आऊंगी, ये बात इन्होंने सही कही कि अगर सरकार आती और सरकार बात मान लेती, और जैसा कि अभी आनंद जी ने भी कहा, तो फिर दूसरे नेताओं को यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बड़ा सवाल ये छात्रों के भविष्य का है। किस तरह का इस समय एक डर है छात्रों को कि आप इम्तिहान भी देते हैं और उसके आगे कोई सर्टेनिटी नहीं है। 69 में मैं इंटरव्यू दिया था और 70 का भी पीटी मैंने दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, जबकि संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, यानी कि राष्ट्र की शक्ति भारत के लोगों से होती है। जब यहाँ लोकतंत्र में ही हम जैसे छात्र ठंडे के दिनों में 15 दिन 16 दिन बैठे रहे, तो कैसी लोकतंत्र और कैसे ये हम भारत के लोग की शक्ति। तो मेरा ये कहना है कि जिस संवैधानिक संस्था को सरकार से भी ऊपर डाल दिया गया, बीपीएससी को भी शासन से ऊपर, सरकार से ऊपर, हम भारत के लोगों से ऊपर डाल दिया गया, वही बीपीएससी संस्था क्या गलत सबमिशन दे रही है कोर्ट में। 3 दिसंबर के कोर्ट का सबमिशन उनका है कि मैंने 10 दिन पहले सारे सेंटर पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया था, ठीक है, जबकि बापू सभागार में 92 क्वेश्चन पेपर कम पड़े, यानी कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में गलत सबमिशन है उनका। तो मेरा ये कहना है, और केंद्राधीक्षक की भी रात में मृत्यु हो जाती है संदेहास्पद तरीके से, तो मेरा ये मानना है, सरकार से ये मांगना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होनी चाहिए और पूरे प्रकरण की एक जस्टिस जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हाँ मैम, मैं रोशन कुमार हूँ। ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी एग्ज़ाम में तो मैं कहाँ जाऊँगा। हम लोग स्टूडेंट इतनी मेहनत से इतनी तैयारी करते हैं बाहर रह के, अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा, हमारा पोटेंशियल का क्या होगा, हम अपने रिसोर्स का इस देश के लिए और बिहार के लिए मैं कैसे यूज कर पाऊँगा। तो ये तमाम समस्याएं स्टूडेंट्स के ऊपर आ रही हैं। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और आनंद जी भी ये कह रहे थे कि सरकार, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, राजनीति करने का मौका सरकार दे रही है। देखिए, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा लंबा चल गया। किसी को, मैं पहले भी मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा, किसी को सरकार के तरफ से कोई जो राजनेता थे जो पॉलिटिकल लीडरशिप में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, कोई जो उसमें है, उनको संवेदनशीलता से, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ गांधी मैदान में आकर के या गर्दनी बाग में जाकर के बात करें, क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, उसमें कोई बात सुनी नहीं जाएगी। उनका डेलीगेशन, 2 डेलीगेशन, 4 डेलीगेशन अलग अलग खंड में मिले, जो सरकार के लोग कह रहे हैं। पर आप ये मानेंगे कि इसमें सरकार ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया। अब वो बात सही है, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार को इसका हैंडल जो करना चाहिए था, शायद इस कारण से कि नीतीश कुमार जी अपने बेस्ट ऑफ हेल्थ में नहीं है। नीतीश कुमार, पहले के नीतीश कुमार अगर होते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एक डिफरेंट हमें सिचुएशन देखने को मिलता। एक चीज़ वो है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आप मिलते, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें भी थोड़ा अगर मेरिट है, लेकिन वो मेरिट तब इफेक्टिव होता है जबकि आप अलग लोगों से मिल करके उनको आप समझा पाते। जैसे मान लीजिए एक जगह पे हुआ और उस जगह पे आप बता सके, कन्विंस कर सके कि ये क्वेश्चन लीक जो है या जो कुछ भी हुआ वो बाकी जगह नहीं फैला। अगर आप कन्विंस कर देते हैं, ये पहले कर देते। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इतने सारे लोग जुड़ गए, फिर उनका इन्फ्लुएंस जोन अलग है, उसका इन्फ्लुएंस जोन अलग है, वो किसी तरह से किसी को करेगा तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। ये लंबा खिंच गया है, सरकार को पहले जाना चाहिए था यहाँ पे। सूनर द बेटर, अभी भी, क्योंकि बिहार में अब चुनाव है, तो इसलिए इसका राजनीतिकरण बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ये सरकार के ऊपर है कि वो कब रोकना चाहती है इसे और इतना लंबा ना खींचने दे। अब एक बड़ी बात जो उठ रही है बार बार, और उस बड़े सवाल पे प्रसन्ना जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, केतन जी आपसे भी, कि ये एक तरफ तो है कि सरकारें जो है वो संवेदनशील नहीं हैं और उन्होंने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया, तो एक पहलू हैंडल करने का है, किस तरह से आप इसे डील कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि ये हो क्यों रहा है, किस तरह का रैकेट है जो साल दर साल, राज्य दर राज्य इम्तिहानों में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं। प्रसन्ना जी, क्या बातें सामने आई हैं अब तक? नगमा जी, 2 बातें आती हैं। जैसा पहले सारे वक्ता कह रहे थे कि राजनीति इस पे हो रही है। राजनेताओं का काम है कि कोई भी मुद्दे की तलाश करें और मुद्दा अगर उनके सामने है तो डेफिनेटली इस पे राजनीति करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। पर इम्तिहानों के पीछे, पेपर लीक के पीछे जो माफिया है वो क्या है? मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो ये चीज़ और इन चीज़ों को हैंडल कैसा किया जाए, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ और हम लोगों ने ऐसे अनेक इश्यूज़ को हम लोगों ने सेटल डाउन भी करवाया है। इसमें दोनों का, ब्यूरोक्रेट्स का और राजनेताओं का, दोनों का संवेदनशील होना जरूरी है। जो आज जो जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, ये जो बातें इन्होंने जो बताई है वो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की बात है।
ये कोई बिहार स्पेसिफिक या राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स वही है। होना ये चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के सीनियर ऑफिसर्स को इनको डील करना चाहिए था, और क्योंकि जैसा संजय जी ने बताया कि पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें फाइनल डिसीजन लेती है, तो इन दोनों के सामंजस्य से इन चीज़ों को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए था। अब आपका जहाँ तक प्रश्न है, इसमें माफिया कौन सा है और किस तरीके की इसमें सारी कार्रवाई हो रही है, तो इसमें हर जगह स्पेसिफिक स्टेट वाइज अलग अलग ऐसे लोग हैं कि हमने राजस्थान में भी देखे हैं, और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है बिहार में भी ऐसे काफ़ी, क्योंकि मैं अखबारों में पढ़ता रहा हूँ, और उनकी आजकल क्योंकि ज़माना काफ़ी आगे एडवांस हो गया है, उनके सभी स्टेट्स में कहीं ना कहीं संपर्क है। तो जैसे आपने ये जो नीट का जो पेपर लीक आउट हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी गैंग रही थी, जो माफिया, और जो अरेस्ट भी उसमें कुछ लोग हुए थे, उनका कोई स्पेसिफिक, जैसे पेपर लीक हुआ बिहार में, लेकिन उसके कुछ लोग यूपी में पकड़े गए, कुछ लोग गुजरात में पकड़े गए, अलग अलग जगह पकड़े गए। तो आजकल कोई स्टेट स्पेसिफिक माफिया या बदमाशी नहीं सही है। बात है जी। ये जहाँ जैसे भी आपस में इनके कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर वो ऑल इंडिया लेवल का पेपर्स हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे वो माफिया वर्क कर रहा है, और अगर जैसे राजस्थान का मैं बताऊं आपको, एसआई लीक और रीट लीक, जो भी दोनों एग्जाम्स को वापस जो भी जिस परिस्थितियों में भी हुए हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में क्योंकि वो राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम थे, तो राजस्थान की ही गैंग उसमें ज़्यादा काम कर रही थी। तो आपने ये अब मैं- बताया कि जो गैंग्स हैं वो भी एक तो स्टेट स्पेसिफिक भी हैं और इनके तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं अक्रॉस स्टेट्स। अब सरकार ने सज्जन बिहार के हैं, नियम उनका भी नाम सख्त तो किए हैं। नाम के आगे ही डॉन जुड़ गया। जी जी तो बिल्कुल। और जैसे नीट की परीक्षा, इसलिए भी और इशू बड़ा हो जाता है कि नीट की परीक्षा का भी बिहार में एक तरह से सृजन हो गया। तो बिहार का इशू, वहाँ के पेपर लीक के माफियाज और डॉन अंदर चले गए, लेकिन बाकी वो लोग हैं, तो इसलिए ज्यादा क्रेडेंस उसको मिल ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। आनंद जी, आपसे एक आखिरी कमेंट, अगर हम पार्टी और राजनेताओं की बात छोड़ भी दें तो एक स्टूडेंट, एक पूर्व आईपीएस के तौर पे इस समय जो स्टूडेंट्स के भविष्य पे सवाल उठता है, जो उनकी परेशानी है, आप क्या चाहेंगे इस समय, कैसे इसका हल निकले? और एक बहुत बड़े माफिया की बात होती है, हमें अभी गुरु रहमान ने भी बताया कि किस तरह से काम करता है ये माफिया, तो जी मैम, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? और जी इसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कई हजार ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका शायद ये लास्ट अटेम्प्ट हो। आप वैसे कैंडिडेट्स का मनोभाव नहीं आप समझ, कोई नहीं समझ पाएगा, वही समझेंगे या जो परीक्षा दे रहे वो समझेंगे। एक लड़के सोनू ने तो सुसाइड तक कर लिया, तो ऐसे कितने ही लोग हैं। आज ही मैं देखा यहाँ पे एक लोकल चैनल था, उस पे बच्चे कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर ऐसा, मतलब अगर ऐसे मनोभाव तक हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं, संवेदनशील थोड़ा होना जरूरी है। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें वो पर्सनली हस्तक्षेप करे और इसको री एग्जाम कराए, तभी शायद इन बच्चों को एक मौका दिखेगा, और कहीं ना कहीं में भी सरकार में भी थोड़ा भरोसा होगा कि उनकी बात सुनी जाती है और उनके भविष्य की चिंता की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों का। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का भरोसा लौटे, सरकार की तरफ से संवेदनशीलता दिखे, और एक सिस्टम जहां पे बहुत तरह की गड़बड़ियां आ गई हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। और इस समय जो मांगे हैं बिहार में, वो अलग अलग राज्यों में समय समय पर होती रही हैं, तो ज़रूरत है कि जो मूल में गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना हो कि वो मजबूरन सड़कों पर बैठे रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।